नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 1 मूर्खः अनुचरः। मूर्खः अनुचरः का मतलब क्या होता है? मूर्ख मतलब बेवकूफ़ और अनुचरः मतलब सेवक या साथी, यानी कि बेवकूफ़ साथी या बेवकूफ़ सेवक। ये जो कहानी है, ये कहानी हमारे पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है, जिसको किसने लिखा था? श्री विष्णु शर्मा ने। श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक ग्रंथ से संकलित है यह पाठ। ये जो हमारा पाठ है, जो कहानी है, ये पंचतंत्र ग्रंथ से ली गई है, जिसे श्री विष्णु शर्मा ने लिखा था। इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है कि मूर्ख सेवक या मित्र किस प्रकार से घातक सिद्ध हो सकता है। यानी कि अगर हमारा कोई सेवक या हमारा कोई मित्र मूर्ख है, यानी कि उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। समझदार शत्रु से मूर्ख मित्र अधिक विनाशकारी होता है। यानी कि अगर हमारा कोई शत्रु है, वैसे तो आप बच्चे हो, आपका कोई एनिमी नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हमारा कोई शत्रु, हमारा कोई दुश्मन, हमारा कोई एनिमी नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हमारा कोई शत्रु है और वो बहुत समझदार है, और एक तरफ हमारा एक मित्र है, हमारा एक फ्रेंड है जो कि मूर्ख है, यानी कि जो बेवकूफ़ है, तो हमारे समझदार शत्रु से वो हमारा जो बेवकूफ़ फ्रेंड है वो और भी ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, और भी ज़्यादा हमारे लिए कोई संकट क्रिएट कर सकता है, कोई परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमें किसी मूर्ख व्यक्ति की संगति में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यही हम इस पाठ से जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है इस पाठ में कि हमें ये कहा जा रहा है कि हमें कभी भी अपने मूर्ख मित्र की संगति में नहीं रहना चाहिए। मित्र हमेशा समझदार होने चाहिए, मूर्ख नहीं होने चाहिए। वो क्यों नहीं होने चाहिए, आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से जानते हैं। कश्चन महाराजः आसीत्, कोई महाराजा थे। कश्चन मतलब कोई, महाराजा, आसीत् मतलब थे। ये अस धातु के रूप है, लंग लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन। यहाँ पर एक राजा की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आसीत आएगा। ठीक है, अस धातु के रूप आपको आने चाहिए। अब आप 8th क्लास में हो गए हो। तो कोई महाराजा थे, तस्य प्रसादे एकः वानरः अवसत्, उनके महल में, प्रसादे मतलब महल में, एक बंदर रहता था। सह वानरः महाराजस्य अतीव विश्वासपात्रः अनुचरः आसीत्, वह बंदर महाराजा का बहुत ही विश्वास पात्र का अनुचर यानी कि सेवक था। विश्वास पात्र का मतलब कि विश्वसनीय, कि वो जो बंदर था वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय था महाराजा के लिए, कि महाराज उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। वह महाराजा का सेवक था, मित्र था और बहुत ही विश्वसनीय था। ठीक है, तो वह बंदर महाराजा का बहुत ही विश्वसनीय सेवक था। अतः राजभवने सर्वत्र एव तस्य प्रवेशः अनुमतः आसीत्, इसलिए राजा के भवन में हमेशा ही मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह ही उसके प्रवेश की अनुमति थी। इसलिए राजभवन में सभी जगह ही, सर्वत्र मतलब सभी जगह ही उसके प्रवेश की अनुमति थी, कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था, उसे कोई रोकता नहीं था। एकदा महाराजः शयन कक्षे स्वपिति स्म, एक बार महाराज अपने शयन कक्ष में, शयन कक्ष मतलब जो उनका सोने का कमरा था, कक्ष मतलब कमरा, अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अब देखो यहाँ स्वपिति है, ये स्वपिति क्या है? ये हमारी स्वप धातु है। स्वप धातु क्या होती है? स्वप धातु का मतलब होता है सोना। तो स्वप धातु के रूप लट लकार के कैसे चलते हैं? स्वपिति, स्वपितः, स्वपन्ति, स्वपसि, स्वपतः, स्वपत, स्वपामि, स्वपावः, स्वपामः। ठीक है, कि वह सोता है, एक जना सोता है, और वे दोनों सोते हैं, वे सब सोते हैं। जो ये लट लकार है, जो धातु रूप परिचय है, वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपको इस सब का नॉलेज नहीं है, या आपको इन सब को, धातु को लेकर के, सर्वनाम को लेकर के, संज्ञा को लेकर के अगर कुछ डाउट्स हैं, तो आप मेरी वो वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्वप धातु का मतलब होता है सोना, और उसके लट लकार में इस तरह से रूप चलते हैं। तो यहाँ पर स्वपिति आया है। देखो स्वपिति, क्योंकि महाराज एक जना है, तो इसलिए हमारे प्रथम पुरुष का एक वचन आया है।
ठीक है। अब यहाँ पर स्म क्यों आया है? स्म का मतलब क्या है? स्म हमारा एक अव्यय होता है, जब वो हमारे लट लकार के किसी धातु के साथ आता है तो वो हमारा जो रूप है परिवर्तन हो जाता है, लट लकार की जगह लंग लकार हो जाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाती हूँ। ये देखो, जैसे कि सह अपठत, ये हमारा लंग लकार है, पठ धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसका मतलब क्या है कि वह पढ़ता था। सह अपठत, वह पढ़ता था। अब मैं अपठत की जगह अगर मैं लिखती हूँ पठती स्म, पठती जो है हमारा लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, लेकिन अगर मैंने इसमें स्म लिख दिया तो इसका मतलब निकलेगा वह पढ़ता था। देखो, दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग होगा वह पढ़ता था, जबकि ये है सह अपठत और ये है सह पठती स्म। ठीक है, तो जब हमारा स्म किसी लट लकार की धातु के साथ लगता है तो वो हमारा आंसर क्या हो जाता है? पास्ट टेंस में हो जाता है। हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है? स्वपिति स्म, तो लट लकार की धातु है, स्म लगा है, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया था कि एक बार महाराजा शयन कक्ष में सोए हुए थे। वानरः अपि तत्र आगत्य महाराजस्य समीपम एव उपाविशत व्यजनेन च वीजनम प्रारभत। बंदर भी वहाँ, तत्र मतलब वहाँ और अपि मतलब भी, बंदर भी वहाँ आकर महाराजा के समीप ही बैठ गया और पंखे से हवा शुरू कर दी। ठीक है, उपाविशत मतलब बैठ गया, व्यजनेन मतलब पंखे से, वीजनम मतलब हवा, प्रारभत मतलब शुरू कर दी। ठीक है, जो ये आगत्य है, आगत्य मतलब आकर, इसमें जो ये गत्य है, ये तो जो त्य है ये हमारा यहाँ पर इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय आपने पढ़ रखे हैं, तो लास्ट में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, और जब ल्यप प्रत्यय लगता है तो उसका मीनिंग करके निकलता है। तो यहाँ पर है ना कि बंदर भी वहाँ आकर के, ठीक है, आगत्य मतलब आकर के महाराजा के पास में ही बैठ गया। जो उपाविशत है इसका अगर हम संधि विषेद करेंगे तो हो जाएगा उप जमा अ जमा विशत। ठीक है, उप हमारा उपसर्ग है और विष धातु है, विष धातु मतलब बैठना, और ये अविशत हो गया यानी कि ये लंग लकार की बात हो गई। तो बंदर भी वहाँ आकर महाराजा के समीप ही बैठ गया। ठीक है, लंग लकार है इसलिए अ लगा है, उपसर्ग लग गया। ठीक है, और व्यजनेन में हमारा जो है विभक्ति चल रही है, व्यजनेन, देखो एक ही मात्रा न आ गया तो इसका मतलब लिखेगा से, पंखे से। ठीक है, इस तरह से एक एक वर्ड का मैं मीनिंग समझा रही हूँ, जो आपको कहीं पर भी नहीं समझाया जाएगा, वो इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे स्म है, सब बोल देते हैं कि हाँ सो रहा था, तो इसका मतलब नहीं बताते कि क्यों यहाँ पर स्म आया। स्म तो हमने कहीं पर पढ़ ही नहीं रखा। तो स्म हमारा अव्यय होता है, जब लट लकार की धातु के साथ स्म लगता है तो उसका मीनिंग हमारा लंग लकार में निकलता है, यानी कि पास्ट टेंस में निकलता है। ठीक है, अत्र अंतरे महाराजस्य वक्षस्थलम एका मक्षिका उपाविशत। इसी बीच में महाराजा के वक्षस्थल मतलब कि छाती पर एक मक्खी बैठ गई। ठीक है, ये राजा देखो सो रहा है और सोते सोते यहाँ पर उसके वक्षस्थल पर मक्खी आकर के बैठ गई। वानरः व्यजनेन ताम दूरीकर्तुं पुनः पुनः प्रयत्नम अकरोत्। बंदर ने पंखे से उसको दूर करने के लिए बार बार प्रयत्न किया। ठीक है, बंदर ने सोचा कि मैं इस मक्खी को उड़ा देता हूँ, नहीं तो ये मेरे राज्य की नींद को ख़राब कर देगी, तो वो पंखे से उसको बार बार उड़ा रहा था। ठीक है, तो बंदर ने पंखे से उसको दूर करने के लिए बार बार प्रयत्न किया, यानी कि बार बार कोशिश की। तथापि मक्षिका ततः दूरम न गता। फिर भी मक्षिका वहाँ से दूर नहीं गई। ठीक है, वहाँ से नहीं गई, फिर भी मक्खी वहाँ से दूर नहीं गई। अब देखो यहाँ पर ततः आ रहा है। अब ये ततः क्या है? हमने तत् ते तानी में तत् तो पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर तो विसर्ग नहीं आती, तो इसमें विसर्ग है, तो ये क्या है? तो ये जो ततः होता है जिसमें विसर्ग आती है वो एक अव्यय होता है और उसके कई मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि एक मीनिंग होता है इसलिए, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है ततः सह गच्छति, तो इसका मतलब क्या निकलेगा?
इसलिए वह जाता है। ठीक है, तो एक ततः का मतलब हो गया इसलिए, ततः सह गच्छति इसलिए वह जाता है। दूसरा मीनिंग है उसके बाद, ततः का दूसरा मीनिंग होता है उसके बाद। ततः रामः वनम अगच्छत, उसके बाद राम वन गए। तीसरा मीनिंग होता है वहाँ से। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है ना, तो वहाँ पर मीनिंग आ रहा है वहाँ से। तथापि मक्षिका ततः दूरम न गता, फिर भी मक्खी वहाँ से दूर नहीं गई। ठीक है, तो ये जो ततः होता है जिसमें विसर्ग आती हैं वो एक अव्यय है जिसके कई मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग है इसलिए, दूसरा उसके बाद, और तीसरा वहाँ से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और एक जो तत् होता है जो मैंने बताया ततते तानी में आता है, वहाँ पर वो सर्वनाम की तरह इस्तेमाल होता है एक वचन के लिए। जैसे कि तत् फलम अस्ति, वह फल है। ठीक है, तत्ते तानी, अगर ते होगा तो वे दो फल हैं, तानी होगा तो वे सब फल है। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंस होता है ततः में और तत् में। तदा सः मूर्खः वानरः अतीव क्रोधितः अभवत्, खड्गेन च महाराजस्य वक्षस्थले प्रहारम अकरोत्। तब उस मूर्ख वानर को बहुत गुस्सा आया और तलवार से, खड्गेन मतलब तलवार से, महाराजा के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। ठीक है, जब वो मक्खी नहीं उड़ी तो इस बंदर को बहुत गुस्सा आया, उसने तलवार उठाई और मक्खी जो कि महाराजा के वक्षस्थल पर बैठी थी, तो इसने सोचा मैं मक्खी को मार देता हूँ। तो उसने खड़ग उठाई यानी कि तलवार उठाई और राजा के ऊपर प्रहार कर दिया। इसका मोटिव तो ये था कि वो मक्खी को मारना चाहता था, लेकिन ये क्या था, ये मूर्ख था। इसको ये नहीं पता चला, इसको ये समझ में नहीं आया कि वो मक्खी को मारेगा, लेकिन मक्खी तो राजा के ऊपर बैठी है तो राजा को भी चोट लग जाएगी। ठीक है, तो इसको क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि ये मूर्ख था, इसके अंदर समझ नहीं थी। अब देखो, एक वानर जिस पर राजा ने इतना भरोसा करा कि वो राजा के शयन कक्ष में आकर बैठ गया, लेकिन भरोसा तो करा, लेकिन राजा ने ये नहीं सोचा कि ये तो मूर्ख है, इसकी मूर्खता से मुझे नुकसान हो सकता है। अब ये वानर चाहे राजा के प्रति ईमानदार था, राजा का विश्वास का पात्र था, इसने वो अपनी तरफ से तो अच्छा ही करने की सोची कि मैं राजा की नींद ना खराब करूं, लेकिन ये मूर्ख था, इसको समझ नहीं थी। तो अपनी मूर्खता की वजह से इसने मक्खी को उड़ाने के चक्कर में राजा को ही मार दिया, राजा के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को कभी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति को कभी अपनी संगति में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ थे हम कि तब उस मूर्ख वानर को बहुत गुस्सा आया और तलवार से महाराजा के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। मक्षिका समुड्य ततः गता, मक्षिका उड़कर वहाँ से चली गई। समुड्य कैसे बना है, सम उपसर्ग जमा उड़ धातु से बना है। उड़ धातु प्लस लेप प्रत्यय, तीन चीज़ लगी है इसमें, सम उपसर्ग प्लस उड़ धातु प्लस लेप प्रत्यय। ठीक है, उड़ का मतलब होता है उड़ना और ततः मतलब वहाँ से। मक्खी वहाँ से उड़कर चली गई। खड़ग प्रहारेण च महाराजः मृतः अभवत्, खड़ग के तलवार के प्रहार से और तलवार के प्रहार से महाराजा की मृत्यु हो गई। अतः सत्यमेव उक्तम, इसलिए सच ही, सत्यमेव में भी संधि विच्छेद हो रहा है, सत्यम जमा एव का मतलब होता है ही, इसलिए सत्य ही कहा गया है। न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि, इसलिए सच ही कहा गया है कि इंद्र के भवन में भी मूर्ख जनों का संपर्क नहीं करना चाहिए। सुरेंद्र मतलब इंद्र जो कि हमारे वर्षा के देवता हैं। भवने मतलब उनके महल में भी, अपि मतलब भी। तो सुरेंद्र यानी कि इंद्र के भवन में भी मूर्ख लोगों का संपर्क सही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इंद्र भगवान जो इतने बड़े देवता हैं, उनका जो भवन है, जो उनका राजमहल है, जिसमें इतनी सुख संपत्ति, इतना ऐश्वर्य है, इतना आराम है, अगर वहाँ पर भी अगर आपको किसी मूर्ख व्यक्ति के संपर्क में, किसी मूर्ख व्यक्ति की संगति में रहना पड़े तो वो अच्छा नहीं है।
इसका मतलब क्या निकलता है कि जैसे आप बहुत ही अच्छी जगह पर काम करते हैं या बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो कोई फ्रेंड है वो सही नहीं है, वो मूर्ख है, उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो आपको गलत चीज़ सिखा रहा है, तो आपको अगर ये कंपल्सरी है कि आपको उसकी ही संगति में रहना पड़े, तो इससे अच्छा है कि आप उस स्कूल को ही चेंज कर लो या फिर उस वर्क ऑफ प्लेस को ही चेंज कर लो। कि सिर्फ हमें इस चीज़ से कि ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, ये ऑफिस बहुत अच्छा है, ये स्कूल बहुत अच्छा है, इस चक्कर में हम सिर्फ बुरे लोगों की संगति में रहें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बुरे लोगों की संगति में, मूर्ख लोगों की संगति में रहने से हमारा ही नुकसान होता है। तो यही कह रखा है कि चाहे आपकी जगह इंद्र के भवन की तरह ही कितनी अच्छी, कितनी ही सुख संपत्ति से, ऐश्वर्य से भरपूर क्यों ना हो, वहाँ पर भी अगर मूर्ख लोगों का संपर्क मिलता है तो वो सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के पीछे, इस चैप्टर के पीछे एक चीज़ और दे रखी है, वो है स्मरणीयम। इसमें क्या कह रखा है, विशेषण विशेष्य संबंध है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, ये आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब कि हम किसी के बारे में क्या क्वालिटी है उसकी, किसी की क्या विशेषता बता रहे हैं, उसे कहते हैं विशेषण। और विशेष्य कहते हैं कि हम किसकी क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे कि हमने बोला मीठा आम, तो मीठा क्या हो गया हमारा विशेषण, और आम क्या हो गया विशेष्य, कि हम आम की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो मीठा है, तो मीठा हो गया विशेषण और विशेष्य हो गया हमारा आम। तो इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं कि विशेषण सार्वनामिक, गुणवाचक तथा संख्यावाचक पद होते हैं। तो आपने ये जो विशेषण है ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, उसके रूप संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। फिर आगे कह रखा है कि विशेषण तथा विशेष्य में सदैव समान लिंग, समान विभक्ति व समान वचन होता है। इस लाइन का क्या मतलब है कि हमारा जो विशेषण है वो हमारे विशेष्य के अकॉर्डिंग ही लगता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है एकः वानरः, एका मक्षिका, एकम फलम। मतलब क्या है, एक बंदर, एक मक्खी, एक फल। यहाँ पर वानर की क्या विशेषता बता रखी है कि वो एक है, मक्षिका की क्या, ये मक्खी की क्या विशेषता बता रखी है कि वो एक है, फल की क्या विशेषता बता रखी है कि वो एक है। तीनों की एक ही विशेषता है, एक। लेकिन देखो यहाँ पर एकः आया है, यहाँ पर एका आया है, यहाँ पर एकम आया है, क्योंकि जो हमारी संस्कृत में गिनती होती है वो 1 से 5 तक लिंग के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में एकः आता है, स्त्रीलिंग है तो इसमें एका आता है, और नपुंसक लिंग है तो एकम आता है। मतलब कि जो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा विशेषण है ना वो लिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है सह नृपः, राजा, वह राजा। क्या विशेषता है राजा की कि वह राजा, तो ये सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है। तो ये पुल्लिंग है इसलिए सह लगा है। सा कन्या यानी कि वह लड़की, स्त्रीलिंग है तो सा लग गया। तत् फलम, वह फल, नपुंसक लिंग है तो तत् लग गया। तीनों का मतलब सह, सा और तत्, तीनों का मतलब होता है वह। लेकिन क्योंकि ये विशेषण है और लिंग हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा विशेषण भी चेंज हो गया। चतुरः छात्रः, चतुर छात्र पुल्लिंग था तो चतुरः लग गया। चतुरा महिला, चतुर महिला स्त्रीलिंग था तो चतुरा हो गया। मधुरम फलम, मधुर फल। ठीक है, ये एक विशेषण थोड़ा सा अलग है। तो फल को तो हम चतुर नहीं कह सकते ना, तो फल के लिए हम क्या एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, मधुरम, कि मधुर फल। इस तरह से हमारे एडजेक्टिव्स यानी कि हमारे विशेषण और विशेष्य होते हैं। ये सारे विशेष्य हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष्य। ठीक है, उसके बाद नीचे शब्दकोश है। आपको ये शब्द दे रखे हैं और अर्थ दे रखे हैं, आपको इन शब्द अर्थों को याद करना है। सिर्फ हिंदी में ही नहीं, आपको हिंदी से संस्कृत भी आनी चाहिए कि कोई का जो कोई होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, महल जो होता है महल में उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है प्रायपदानी। प्रायपदानी मतलब कि प्रायवाची शब्द, कि इनके प्रसादे, प्रसादे मतलब कि महल में, उसका एक नेक्स्ट वर्ड, एक प्रायवाची वर्ड और क्या हो सकता है, हर्म्य। वानरः को मर्कटः भी कहते हैं, अनुचरः को सेवकः भी कहते हैं, आगत्य को आगम्य, उपाविशत को अतिष्ठत, उड़िये को उत्पत्त्या। ठीक है, ये सब प्रायवाची शब्द है, ये भी आपको लर्न करने हैं। पाठस्य पदानाम संधि छेद,
ये कुछ पाठ में आए शब्द हैं, इनके संधि विषय दे रखे हैं। तथापि का हो गया तथा जमा अपि, सुरेंद्र भवनेष्वपि का हो गया सुरेंद्र भवनेषु जमा अपि। फिर उसके बाद पाठे प्रयुक्तानि अव्यय पदानि, ये कुछ अव्यय हैं जो पाठ में आए हैं, ये भी आपको लर्न करने हैं। अगर आप लर्न करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर नवीन धातुः, ये कुछ नई धातुएं हैं जो इस लेसन में आई हैं। ये स्वप मतलब मैंने आपको बताया ही सोना होता है। उपजमा विश बैठना होता है। आजमा रभ शुरू करना होता है। प्रत्यांत पदानी, ये कुछ प्रत्यय हैं जो इसमें इस लेसन में यूज़ हुए हैं। गता में क्या लगा हुआ है, गम जमा कत प्रत्यय। उक्तम में क्या लगा है, वच जमा कत प्रत्यय। ठीक है, ये आगे की धातु है, गम धातु है, वच धातु है और कत जो है हमारा प्रत्यय है। समुड्डय में सम जमा उड़ जमा ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। सम हमारा उपसर्ग है, उड़ हमारी धातु है, ल्यप हमारा प्रत्यय है। आगत्य में आ जमा गम जमा ल्यप, ठीक है, गम हमारी धातु हो गई, आ हमारा उपसर्ग हो गया और ल्यप जो है हमारा प्रत्यय हो गया। इसी तरह से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ नए सीखने को मिलता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।